हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को पूरा पढ़ेंगे। यह एक रिवीजन वीडियो होगी जिसमें हम कम से कम समय में इस चैप्टर को पूरा पढ़ने जा रहे हैं। पूरा चैप्टर आपको समझ में भी आ जाएगा। चैप्टर 1 की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। जिसमें हमने केवल 20 मिनट में ही चैप्टर 1 जो कि ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पूरा समझा दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अभी एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को भी कम से कम समय में समझेंगे। अच्छा, सबकी जो डिटेल्ड वीडियो है ना, वो भी हमने बना रखी है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम एसिड का बात करें, एसिड क्या होता है, तो ये वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन फॉर्म करते हो। ठीक है, तो इसको को हम एसिड कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लो, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या होता है, अलग हो जाता है। कभी कभी एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H3O+। जैसे हमने अभी देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व किए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अलग अलग हो गया। यही जब हाइड्रोनियन आयन जो हाइड्रोजन है इस जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो वाटर में तो और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये जो अलग हुआ है हाइड्रोजन, ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। ओके, अब चलो यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक एसिड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम दिए हुए हैं, तो बस ये एज ए नॉलेज याद रखना है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक एसिड है, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोला जाता है। आगे यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्स और इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है ये दिया हुआ है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। जैसे ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड या फिर एब्जॉर्बिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसी तरह से टैमरिंड या फिर ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड रहता है। टोमेटो या फिर स्पिनैक में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एंट बी या फिर बी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड रहता है। विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है। एप्पल में मैलिक एसिड रहता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फिर यूरिन में यूरिक एसिड रहता है। ऑलिव ऑयल में ऑयलिक एसिड, ये भी पूछ जाता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल का भी पूछता है कभी कभी, तो ओलिक एसिड। और फैट्स में स्टीयरिक एसिड। तो इसमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, इसको याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। अब आगे यहाँ पे एसिड का क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि अगर स्ट्रेंथ डिपेंड, एसिड जो होता है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है। ऊपर में ही हमने ऊपर में देख ही लिया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से थे, वीक एसिड कौन कौन से थे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखा था ना, कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन था वो अलग अलग हो गया था, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इस वजह से ये अलग अलग हो गया था। लेकिन वीक एसिड जो होता है वो पूरी तरह से अलग नहीं होगा। ठीक है, आगे है डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज, तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। दूसरा इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन के मामले में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक होता है और एक होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड ज़्यादा होगा, वाटर की मात्रा कम होगी। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो जिसमें एसिड कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। आगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है एसिड का। जैसे टेस्ट में जो एसिड होता है वो सॉर होता है, सॉर यानी कि खट्टा होता है ना। इसका फिजिकल स्टेट का बात करें तो जनरली सॉलिड होता है, और या फिर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होके आयंस फॉर्म करते हैं, और इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे कि हमने HCl का ही बात किया था। ठीक है, नेक्स्ट आई 4 नंबर दिया गया है कि एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर। कोरोजिव नेचर क्या होता है, जैसे कि अगर स्किन के पे लग जाए एसिड तो वो जल जाता है ना, तो उस इसी को कहा जाता है कोरोजिव नेचर। आगे 5 है कि एसिड्स चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गए, यहाँ पे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है एसिड का। फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जैसे कि पोटेशियम या फिर सोडियम, इनके साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है।
अब जैसे कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे ये मेटल है Zn, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। बिल्कुल इसी तरह से कॉपर और HCl के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, हो रहा है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया गया है कि अगर एसिड ये सब रहे तो ठीक है, लेकिन अगर एसिड नाइट्रिक एसिड आ जाए यानी HNO3, तब क्या होगा कि अगर Zn अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस के जगह पे H2O यानी कि वाटर हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि HNO3 जो होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता ही है। एक बात और याद रखना कि HNO3 अगर मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज जैसे फिर मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपका कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स हम दे दिए हैं, ये बस याद करने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए आपका काम आएगा। ठीक है, तो बस एज ए नॉलेज आप इसको याद रख सकते हो ताकि आप फार्मूला बना सको। नेक्स्ट आगे जो यहाँ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विथ बेस, यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है इसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे क्या होता है कि साल्ट और वाटर फॉर्म होता है, और इसी को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एग्जामिनेशन में आता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे बेस और एसिड ये दोनों यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, साल्ट और वाटर मिल रहा है। ठीक है, आगे है अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो ये साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। और एक बात और याद रखना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है। नेक्स्ट आगे फोर्थ नंबर यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। जब एसिड अब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो इसमें साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट यहाँ पे ले लिया Na2CO3, एसिड ले लिया HCl, तो देखो यहाँ पे साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखो एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है तो वही मिलेगा, साल्ट, वाटर और CO2। तो यहाँ पे हमने ये चारों चीज़ें सीखी कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है, एक्सेप्ट HNO3। ठीक है, HNO3 फिर वर्क करता है आपका मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ। एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर ही बनाता है। ठीक है, लेकिन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और CO2 फॉर्म करता है। समझ में आ गया। आगे जाते हैं बेस में। तो बेसिस बेसिस क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन्स फॉर्म करे, दैट इज़ कॉल्ड बेसिस। जैसे कि अगर NaOH को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, यानी बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Na प्लस और OH आयन माइनस हमें मिलता है। ठीक है, OH माइनस आयन्स हमें मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज़ कॉल्ड बेसिस। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो बेसेस होते हैं वो सोपी और स्लिपरी टाइप में टच में होते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे सोप जो होता है साबुन, कितना फिसलाट होता है उसमें, स्लिपरी टाइप में होता है ना, तो बेसेस इस वजह से वो बेस होता है। सम बेसेस आर सॉल्यूबल, कुछ बेसेस सॉल्यूबल होते हैं और कुछ बेसेस इनसॉल्यूबल होते हैं। बेसेस जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में उनको हम अल्कालीज कहते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अल्कालीज किसको कहते हैं, वैसे बेसेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। जो बेसेस वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कालीज। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया है। अब जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेसेस के यहाँ पे हमने नाम दे दिए हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस में हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस में यहाँ दे दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला भी नीचे लिख दिया हुआ है हमने। अब यहाँ पे ये जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं तो ये अल्कलीज के एग्जांपल्स है, यानी कि ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ये जो आपको यहाँ बेसिस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग वाला हो या फिर वीक वाला हो, ये दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल होता है, इस वजह से ये दोनों ही अल्कलीज कहलाते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या दिया गया है कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन्स फॉर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। याद रख लेना इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेसिस तो होते हैं, लेकिन सारे ही बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। अल्कलीज वही होंगे जो पूरी तरह से घुल जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर में दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखाए थे, और ये वो एग्जाम्पल है जो अल्कलीज नहीं है। ठीक है,
आगे यहाँ पे जिस तरह से एसिड का हमने क्लासिफिकेशन किया ना, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बेसिस का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे स्ट्रेंथ के मामले में, कंसंट्रेशन के मामले में। ठीक है, तो ये पहले वाला ही एसिड की तरह ही। अब जैसे कंसंट्रेशन बेसिस का अगर हम बात करें तो बेस ज़्यादा रहेगा और वाटर कम रहता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड बेसिस। डाइल्यूट बेस क्या होता है, तो बेस कम रहेगा और वाटर ज़्यादा रहेगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो एसिड की तरह ये भी है कि टेस्ट में जो बेसिस होते हैं वो बीटर होते हैं। ठीक है, इसका फिज़िकल स्टेट का बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो जनरली सॉलिड और लिक्विड होते हैं, और ये टच में सोपी टाइप में होते हैं। ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर वाटर में इसको हम डिज़ोल्व करें तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, नहीं अलग हो जाता है, और आयंस फॉर्म करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। जैसे NaOH को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व किए तो Na और OH हो गया माइनस अलग, है ना। आगे फोर्थ है बेसिस हैव कोरोजिव नेचर। जैसे एसिड भी कोरोजिव नेचर था, उसी तरह से बेसिस भी कोरोजिव नेचर है। जैसे कि NaOH का बात करें तो दे चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर, साथ ही ये इंडिकेटर के कलर को भी मतलब इंडिकेटर के प्रेजेंस में आने से कलर वगैरह भी चेंज होता है। तो अब आगे वही हम इंडिकेटर के बारे में समझेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जिससे कि कलर में चेंजिंग होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो कलर में चेंजेज आता है। अब सिर्फ कलर में ही चेंजेज नहीं आता है, इसमें अभी हम जैसे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर का बात करें तो 3 टाइप के हमें इंडिकेटर पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो इंडिकेटर है वो है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि वैसे इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलते हैं नेचुरली, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस और टर्मरिक। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी वैसे इंडिकेटर जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है केमिकल्स का प्रयोग करके, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि फिनोल्फथेलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि ये वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, यानी वैसे इंडिकेटर होते हैं जिससे कि ऑर्डर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, मतलब ऑर्डर मतलब कि स्मेल में। ठीक है, स्मेलिंग में चेंजिंग आएगा। जैसे एग्जांपल वैनिला और ओनियन और क्लोव ऑयल, यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे अगर हम ओनियन का स्मेल का बात करें या फिर वैनिला का स्मेल का बात करें, तो जैसे वो बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम समझ आते हैं कि वो चीज़ क्या है, बेस है। लेकिन एसिड के कॉन्टेक्ट में इसका स्मेल जैसे का वैसे ही रहता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमने इंडिकेटर दे दिए हैं, जैसे लिटमस पेपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये लिटमस पेपर है ये रेड कलर का है। जैसे ये रेड कलर का लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में जैसे ही ये रेड लिटमस पेपर आया तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरह से जो ब्लू लिटमस पेपर है वो जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आया तो वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अब एक जो इंडिकेटर है टर्मरिक, यानी कि हल्दी, एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, आगे है फिनोल्फथेलिन। तो एसिड के कांटेक्ट में ये कलरलेस होता है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, और जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है फिनोल्फथेलिन तो वो पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के कांटेक्ट में ये येलो कलर का हो जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ये दोनों से ज़्यादा, फिनोल्फथेलिन से और मिथाइल ऑरेंज से। आगे यहाँ पे फिर हमें पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो ये वैसे इंडिकेटर होते हैं विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, ये सिर्फ दूसरे केमिकल्स के नेचर को ही डिटेक्ट नहीं करते हैं, बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। किसी का भी एसिड मतलब वो एसिडिक और बेसिक के स्ट्रेंथ को भी पता किया जा सकता है। अब कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे जो हम इंडिकेटर देखे, इन इंडिकेटर से हम क्या समझे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ से हमें स्ट्रेंथ का पता चला कि कौन सा मतलब कितना उसका स्ट्रेंथ है, ज़्यादा है या कम है, यह नहीं पता चला ना। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम पता कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, कम है कि ज़्यादा है। अब ये कैसे, तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है पीएच पेपर। देखो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये सिर्फ एक स्केल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सक रहे हो, ये बस इस तरह का एक स्केल होता है, तो इसका जो चेक किया जाता है वो पीएच पेपर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पीएच पेपर का अगर कलर ये सब में से कुछ भी निकलता है तो उसका स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं। जैसे रेड कलर का निकल गया तो हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मतलब
स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसी तरह से अगर पिंक निकला तो वो भी हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 7 रह गया पीएच तो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल है। इसी तरह से अगर पर्पल आ गया तो कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एसिड बेस तो पहचान ही लेगा। 7 से अगर जैसे 7 से कम अगर आता है तब तो हम ये पहचान ही लिए ना कि वो एसिड है। लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है वो भी पता चल जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी हमें पता चल जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये यूज़ है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है हमें वो भी पता चल जाता है, और एसिड है या बेस है वो तो पता चल ही जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो इसको याद कर सकते हो। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इजीली आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि H+ आयन्स का या फिर OH- आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो ऊपर में छूट गया था, तो यहाँ पे हम वही बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। तो बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, जो कि ये पॉप साउंड के साथ ये निकलता है हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही है कि जितने भी बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, जैसे ये सब जो मेटल्स है कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टीन और बेरिलियम, ये सब मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोथेरिक क्या होता है, तो वैसे मेटल्स जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करे उनको हम कहते हैं एम्फोथेरिक। तो याद रखना यहाँ पे कि बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था कैसे निकल रहा था, पॉप साउंड के साथ। तो यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, नन हटा देना, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कि बेस जब नन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो जब बेस नन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट वाटर फॉर्म करता है, और नन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। ये सब बात याद रखना। देख लो यहाँ पे एग्जांपल है, बेसिस को नन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे। नन मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब क्या कि जो मेटल का नहीं होगा। ठीक है, तो हमें साल्ट और वाटर मिला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसी का यहाँ पे हमने समरी दे दिया है कि अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट और यहाँ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, वाटर हो गया है, हाइड्रोजन मिलेगा, और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट और वाटर देता है। अब इसी साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट क्या होता है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा ये फॉर्म होता है, यानी कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से साल्ट फॉर्म होता है। यहाँ से ये सब सारा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम साल्ट। साल्ट का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका फॉर्मेशन आपको एकदम याद करके ही जाना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक यहाँ से फॉर्मूला भी आपको याद करके जाना है। तो ये सब सारा फॉर्मूला याद रखना। अब इन सब का हम प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे ये इनका प्रिपरेशन होता है। जैसे हम कास्टिक सोडा NaOH का बात करें तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे बनता है, इसका क्या क्या यूजेज है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के साथ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे दिया गया कि सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ जब हम मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इससे NaOH का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। मतलब कॉस्टिक सोडा का क्या क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ किया जाता है सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में, पेपर के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में फिर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये आप यहाँ पे कॉस्टिक सोडा हो गया। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर। अब आगे यहाँ पे दिया गया कि बनता कैसे है, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। जब क्लोरीन को हम ड्राई सेलेक्ट लाइम के साथ ऐड करते हैं तो फिर हमें ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिलता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कॉटन इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग के रूप में, मतलब ब्लीचिंग का कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका फिर यूज़ किया जाता है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है बेकिंग सोडा के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। तो ये कैसे बनता है, तो देखो हम लोग सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं ब्राइन, जैसे ये है ब्राइन,
तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ अगर हम ऐड करते हैं यानी अमोनिया के साथ, तो इससे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। आपको बस रिएक्शंस याद रखने हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ का बात करें बेकिंग सोडा का, तो इसको हीट करने पे डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इवॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो NaCO3 था उसको हीट कर रहे हैं, तो इससे Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये इवॉल्व हुआ। इसका यूज़ किया जाता है एंटाइसिड में। जैसे स्टोमैक में अगर एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हटाने में इसका यूज़ किया जाता है एंटाइसिड के रूप में। साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर में, और जैसे केक्स वगैरह, ब्रेड्स वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक इक्वेशन देख लो कैसे बनता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के रिएक्शन से बेकिंग पाउडर बनता है। अब आगे यहाँ 4th नंबर दिया गया है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O। सोडियम कार्बोनेट कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यह सोडियम कार्बोनेट जब हम बेकिंग सोडा को हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब फिर से अगर हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो फिर हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि सॉल्विंग प्रोसेस के द्वारा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सॉल्विंग प्रोसेस के द्वारा देखो कैसे यहाँ प्रिपेयर करते हैं उसका दिया गया है। तो सबसे पहले जो बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा है उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा हम लोग को मिला, जो ये वाला रिएक्शन हम ऊपर में भी पढ़े थे। थर्ड में फिर हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, वाटर यानी कि ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा है वो हमें मिल जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये था आपका डायरेक्ट, यहाँ से ये जो हम भी देखे ये डायरेक्ट था वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन। बट अगर आपका सॉल्वे प्रोसेस द्वारा आता है या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस के द्वारा आता है तो आपको पूरा यहाँ से लिख कर दिखाना पड़ेगा ये सब सारा रिएक्शन। आगे फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया गया है वॉशिंग सोडा का। तो पहला प्रॉपर्टी दिया गया है कि वॉशिंग सोडा सॉल्युबल होता है वाटर में। दूसरा है कि द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ अल्कलाइन। तो सॉल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का वाटर में वो अल्कलाइन होता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा यहाँ पे यूजेस दिया गया है वॉशिंग सोडा का, क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स को बनाने में, और इसका फिर यूज़ किया जाता है वाटर के हार्डनेस को हटाने में। ओके, तो ये सब सारे यूजेस थे वॉशिंग सोडा के। अब एक लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। तो ये कैसे बनता है, तो जिप्सम को सबसे पहले हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं। यहाँ पे देखो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O, कई बार एग्जामिनेशन में ये आता भी है। तो इससे CaSO4 × ½ H2O यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हमें मिल जाता है, और 1/2 वाटर भी इससे बाहर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मिलता है। आगे फिर यहाँ पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा लिखाया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या यूजेस है, तो डॉक्टर्स लोग इसका यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स के सपोर्ट में। किसी का अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है तो देखते हो कि प्लास्टर लगाया जाता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा है कि टॉयज़ वगैरह, डेकोरेटिव मटेरियल्स या फिर चौक बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, एकदम चिकना बनाने के लिए, जैसे हम घर में वगैरह पेरिस वगैरह मरवाते हैं ना, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम समय में आपको मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।